अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, वो इस पृथ्वी पर जीवित रहती है। ठीक, अगर आप परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आपका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये सिद्धांत दिया था हार्वर्ड स्पेंसर ने, और इसी विचार और इसी सिद्धांत को मानते था हिटलर। वही पृथ्वी पर जिंदा रहती है। यहाँ हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन के चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था। ठीक, और उसने इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की थी। उसने कहा था कि प्राकृतिक घटना है, इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। ठीक, अपने जो सोच थी उनको सही ठहराने के लिए उन्होंने क्या किया, ये हार्वर्ड स्पेंसर का क्या लिया था, या जो आपके डार्विन थे उनके विचारों का क्या लिया था, सहारा लिया था। नाज़ियों की दलील बहुत सरल थी कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी और ये नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, ये सोच थी किसकी, नाजियों की या नाज़ियों की। अपने को शुद्धता बनाए रखना है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया का वर्चस्व कायम करना है, ये सोच लेकर आगे बढ़ रहा था हिटलर। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेवेनसाउ पर जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। उसका मानना था कि अपने लोगों को बसने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। ठीक, हिटलर साथ ही साथ ये भी मानता था कि अपनी जाति, अपनी उपजाति या अपने समूह को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन की, ज्यादा से ज्यादा भूभाग की जरूरत है। अब वो ऐसा क्यों मानता था, उसके पीछे उसकी सोच क्या थी, ये भी आप समझेंगे। उसे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। यदि बहुत बड़े भूभाग पर उस जाति के लोग जाकर रहने लगेंगे तो उससे उनका जो जन्म स्थान वाला देश है उसका भूभाग, उसके एरिया में, उसके क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी, और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। यदि किसी अन्य स्थान पर कोई व्यक्ति जाकर बस गया है तो उसको अपने मातृ स्थान जहां पर उसका जन्म हुआ है उससे संबंध बनाए रखने में कोई विशेष मुश्किल, दिक्कत, परेशानियों का सामना भी करना नहीं पड़ेगा। हिटलर की नजर में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। तो वो ये चाहता था कि एक संपूर्ण भूभाग पर एक बहुत बड़े जर्मन राष्ट्र का क्या किया जाए, विकास किया जाए। क्यों? क्योंकि जर्मन राष्ट्र श्रेष्ठ खून वाले हैं, श्रेष्ठ जाति है, और जो आपका स्पेंसर का सिद्धांत है वो भी यही कहता है, इसको हम अतिजीवता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, वो भी यही कहता है। क्या कहता है कि जो जाति जितनी श्रेष्ठ होगी, जितनी ताकतवर होगी, वो ही इस पृथ्वी पर क्या रहेगी, जीवित रहेगी, और जो जाति कमजोर होगी वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ से लुप्त हो जाएगी। बेटा हमको बताया कि नार्डिक जर्मन आर्य कौन लोग थे। आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा थी, आर्य की एक शाखा को हम नार्डिक जर्मन आर्य के नाम से पहचानते हैं, और ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ठीक, जो जर्मन या उससे मिलते जुलते लोग थे उनको हम नार्डिक आर्य के नाम से जानते हैं, और नार्डिक आर्य की एक शाखा है। ऐसे ही आपको ब्लाइंड बताया। ब्लाइंड का मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसा व्यक्ति या
ऐसी जाति जिसके आंखों का रंग नीला और बालों का कलर सुनहरा होता है उसको हम ब्लाइंड के नाम से पहचानते हैं। अब नस्लवादी राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई, यानी ये जो हिटलर की सोच थी वो किस प्रकार आगे बढ़ी, किस प्रकार उसने जर्मन को नस्लवाद की आग में झोंक दिया। तो जर्मनी को क्या कर दिया, नस्लवाद की आग में झोंक दिया था। अपनी सोच को उसने उजागर करना शुरू कर दिया। कैसे, वो अब आगे आप लोग समझेंगे। सत्ता में पहुंचते ही जैसे ही शासन की बागडोर, जैसे ही पावर किसके पास आई, हिटलर के पास आई, उसने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदायों की स्थापना की। उसने ऐसे समुदाय बनाने शुरू कर दिए जो विशिष्ट तरह के थे। सबसे पहले उसने विस्तारित जर्मनी साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वो अवांछित समझते थे, ठीक, इनको वो कमजोर समझते थे या जिनको वो जर्मन से अलग समझते थे, जर्मन यानी आदियों से अलग समझते थे, उनको उसने समाप्त करना शुरू कर दिया। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहता था। जो नाज़ी थे, जो नाज़ी सोच थी, वो ऐसा समूह बनाना चाहता था जो तन और मन दोनों से स्वस्थ हो, जिसका शरीर भी स्वस्थ हो और जिसकी सोच भी स्वस्थ हो। स्वस्थ मतलब जो नाज़ी विचारधारा को माने। तो वो ऐसे समूह, ऐसे समुदाय या ऐसी जाति या ऐसे लोग तैयार करना चाहता था। उसकी नजर में केवल लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिनकी तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो शरीर से क्या हो, मजबूत हो, स्वस्थ हो, वो तरक्की या वंश को आगे बढ़ाने वाले समझे जाते थे। उसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं था जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या अमान्य मानते थे, ठीक। ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से कमजोर, विकलांग, ठीक, जो नाज़ियों की नजर में शुद्ध ना हो या असामान्य हो, उनको भी जीवन जीने का जर्मनी में कोई अधिकार नहीं था। केवल यहूदी ही नहीं जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थी इसी नियति के लिए अभिशाप्त थी। जर्मनी में केवल यहूदी ही नहीं, यहूदी के अतिरिक्त ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अवांछित की श्रेणी में रखे गए थे, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी जर्मनी में, जिन्हें कोई विशेष महत्व जर्मनी में प्राप्त नहीं होता था। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों, एक शब्द आया है जिप्सियों, ठीक। तो आप सोच रहे होंगे कि बेटा जिप्सी क्या है। जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूह को अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंथी और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे, ठीक। एक समुदाय में एक पहचान बनाती थी, उनको जिप्सी कहा जाता था। और उनमें दो समुदाय प्रमुख थे जिनका नाम था सिंथी और रोमा। सिंथी और रोमा समुदाय क्या कहलाते थे, जिप्सी कहलाते। और ऐश्वर्यों को पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई। जो लोग जिनके शरीर का रंग काला, ठीक, उनको ऐश्वेत कहा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या किया गया, नाज़ियों ने जिप्सियों और ऐश्वेत लोगों की जर्मनी की नागरिकता छीन ली गई। अब उनको जर्मन की जो नागरिक होने का अधिकार प्राप्त था वो समाप्त कर दिया गया और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। जो पोलैंड वाला एरिया था, जो रूस वाला क्षेत्र था,
जिस पर जर्मनी ने अधिकार किया था, तो वहां पर रहने वाले लोगों को गुलामों की जो काम थे उसमें झोंक दिया गया, क्योंकि जर्मनी ऐसे क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों को कमजोर या तुच्छ मानती थी। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना गया। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ से भूखे मर गए। अब आगे क्या हुआ इसकी चर्चा बेटा हम अगली वीडियो में करेंगे।